गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संसद के विषय में आप लोगों को बताने वाले हैं। संसद के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, कैसे इसका गठन होता है, इसके बारे में अब आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए। अब चालू करते हैं। देखिए, संसद का गठन कैसे होता है, संसद का काम क्या है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का सामूहिक नाम संसद है। आप एक समझ लीजिए कि संसद का गठन कैसे होता है। खिड़की बंद कर दीजिए। संसद का गठन कैसे होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का सामूहिक नाम संसद है। संसद का काम क्या है? तो संसद का काम पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करना है। पूरे देश के लिए कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताएंगे कि संसद के द्वारा किया जाता है। देखिए, देश में जो कानून है दो प्रकार के बनते हैं। एक कानून का निर्माण किसी राज्य प्रांत के लिए स्पेशल किया जाता है, अर्थात किसी राज्य के लिए किया जाता है, और दूसरा वह कानून बनाया जाता है, वह विधि बनाया जाता है। विधि मतलब कानून जो पूरे देश में लागू हो। तो वह कानून जो पूरे देश के लिए बनाया जाता है तो उसका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक। और वह कानून जो किसी राज्य के लिए बनाया जाता है, किसी जैसे बिहार के लिए कोई स्पेशल कानून बनाया जा रहा है तो वो सिर्फ बिहार में लागू होगा। महाराष्ट्र के विधानमंडल द्वारा यदि कानून बनाया जाता हो तो वो सिर्फ महाराष्ट्र राज्यों में लागू होगा। तो ऐसा कानून जो किसी प्रांत के लिए लागू बनाया जाता है तो वह कानून उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। और ऐसा कानून जो पूरे देश में लागू करना है, पूरे देश के लिए बनाया जाता है, तो वह कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो संसद क्या है? तो आप बताएंगे कि वह संस्था जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है। क्या बताएंगे आप? कि वह संस्था जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है उसको संसद कहा जाता है, ठीक। जिसके अंतर्गत तीन आते हैं। संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं? तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। या कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का सामूहिक नाम ही क्या है? संसद है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी विधेयक लोकसभा में जब पारित होती है तो लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में भी पारित होती है, तब वह जाती है फिर राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास कई विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर स्वीकृति दे दिया तो वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लिया। वह विधेयक को या तो फिर साधारण विधेयक है तो वह उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक। यदि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया लोकसभा को तो लोकसभा पुनः उसको पारित करके और फिर राज्यसभा में पारित कराकर फिर राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो दूसरी बार वह विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है, ठीक। और धन विधेयक यदि होता है तो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजता है, ठीक। क्योंकि धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, वह लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्रस्तुत होता है धन विधेयक। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के विषय में। तो देखिए, संसद है, संसद के का निर्माण कैसे होता है? तो संसद का निर्माण लोकसभा, संसद के अंग कितने हैं? तो संसद के अंग तीन हैं। संसद के अंग कितने हैं? तीन है। तीन अंग कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन अंग हैं। कोई भी देखिए कानून का निर्माण करने के लिए तीनों की जरूरत पड़ती है। पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वह कानून का रूप नहीं ले पाता है, ठीक। तो पहले देखिए लोकसभा के विषय में समझ लीजिए, ठीक। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है ये समझ लीजिए। पहले लोकसभा के बारे में बताएंगे, फिर राज्यसभा के बारे में, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में। ऐसे अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति का एक वीडियो बना दिए हैं, उसमें आप लोग पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। देखिए, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय, हाँ बोलिए बोले। लोकसभा भारतीय, हाँ गुड, लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 थी, किंतु अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले लोकसभा में जो 2 सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन के, उस सदस्य को अब मनोनीत नहीं किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा।
इस तरह से अभी वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 543 हो गई है। ठीक, अब पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 थी, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के भी शामिल थे। अब एंग्लो इंडियन के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है, वो सिस्टम अब समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी बची है? 543। तो 543 है, तो 543 सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य हैं। अब देखिए, लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, आप ये समझ लीजिए। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय मतदाताओं द्वारा, जिस क्षेत्र में का सदस्य यदि चुना जाना हो, उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की उम्र के हों, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा होता है। ठीक, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है अभी? तो 543। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अभी देखिए, लोकसभा के बारे में बताए हैं, तो लोकसभा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों अंग तो याद हो गया आपको, लेकिन अभी हम राज्यसभा को इरेज कर देते हैं और राष्ट्रपति को, अभी सिर्फ लोकसभा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा होता है। लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की क्या न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। ठीक, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा, अगला देखिए, लोकसभा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो लोकसभा को हम अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। ठीक, लोकसभा को और क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। इतने नामों से लोकसभा को जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखिए, लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के पदाधिकारियों में आते हैं प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर के बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा का महासचिव। ये 4 लोग आते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के रूप में। किंतु मेन जो पदाधिकारी होते हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी के रूप में आते हैं, तो लोकसभा के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष सामान्य सदस्य की तरह होता है। ठीक, अब आगे देखिए, लोकसभा में और क्या होता है? जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, किंतु धन विधेयक जो होता है वह सिर्फ लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले स्वीकृति किसकी आवश्यक होती है? तो लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका प्रमाणित कौन करता है? तो इसका प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक, तो देखिए, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? धन विधेयक को प्रस्तुत लोकसभा में किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में।
धन विद्या के संबंध में राज्यसभा को बहुत सीमित शक्तियां प्रदान की गई, अर्थात कुछ भी नहीं, नगण्य शक्तियां के बराबर प्रदान की गई। लोकसभा को धन विद्या को लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो धन विद्या को लोकसभा में कोई सरकार का मंत्री ही प्रस्तुत करता है। ठीक, कौन प्रस्तुत करता है? कौन? सरकार का मंत्री प्रस्तुत करता है। ठीक ना, धन विद्या को लोकसभा में। और जब लोकसभा जाता है राज्यसभा में, तो वह राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर सिफारिश सहित, लोकसभा में धन विद्या के संबंध में राज्यसभा को कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है उसमें। ठीक, यदि वो पारित कर दिया 14 दिन के अंदर, पारित करके उसे लौटाना पड़ता है लोकसभा को। यदि पारित वो नहीं करता है तो भी राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस तरह से राज्यसभा को सीमित शक्तियां प्रदान की गई है धन विद्या के संबंध में। अब देखिए साधारण विधेयक, तो जो साधारण विधेयक होता है वह साधारण विधेयक लोकसभा में भी पहले प्रस्तुत हो सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक लोकसभा में भी पहले प्रस्तुत होता है और राज्यसभा में भी। साधारण विधेयक को मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है और गैर लोकसभा का गैर सरकारी सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है लोकसभा। तो साधारण विधेयक को लोकसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 6 माह तक रोक कर रख सकती है। कितने माह तक? 6 माह तक रोक कर रख सकती है। अब देखिए साधारण विधेयक को कोई भी प्रस्तुत किया जाता है, साधारण विधेयक लोकसभा में कोई भी सरकारी सदस्य के, सरकारी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जबकि धन विधेयक सरकार के मंत्री द्वारा ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे आइए, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो धन विधेयक है या नहीं इसकी प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आगे चलते हैं, इतना तो समझ गया आप लोग। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं इसका प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का सदस्य, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करती है और अपने सदस्यों में से लोकसभा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है और विधेयक को पारित कराता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में सदस्यों को बोलने के लिए इजाजत प्रदान करता है और पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत होने की परिस्थिति में वह निर्णायक मत भी देता है, किंतु ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक, यदि लोकसभा को हटाने का प्रस्ताव यदि पारित है तो लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव यदि विचाराधीन है तो लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं करेगा, तब लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। ठीक है, अब आगे देखिए लोकसभा अध्यक्ष का और क्या है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। संसद कोई भी विधेयक यदि लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? दोनों सदनों में विवाद होते हैं, दोनों सदनों में तकरार होने लगते हैं। ठीक, दोनों सदनों में मतभेद होने लगते हैं, लोकसभा में और किसमें? राज्यसभा में। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। प्रश्न आता है कभी कभी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? आहूत करना मतलब कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति आहूत करता है, अर्थात राष्ट्रपति बुलाता है। फिर अगला प्रश्न उठता है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के राष्ट्रपति आहूत करता है, तो ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक,
अब फिर लोकसभा के विषय में आप इतना समझ गए हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा के बारे में समझिए। अब देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, ठीक, उस मतदाता सूची में उसका नाम हो और 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। इसके बाद देखिए राज्यसभा के विषय में समझ लीजिए थोड़ा। राज्यसभा, राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आप ये समझ लीजिए, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है अभी? तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी है? 245 है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है या नामांकित करता है? तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। कितने? 12 सदस्यों को नामांकित करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझते रहिए। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? नामांकित करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। ये सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये देखिए, ये सदस्य का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र होता है विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में, मतलब साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा, समझ जाइएगा, समाज सेवा के क्षेत्र में वह किसी विशेष क्षेत्र में इनका योगदान होता है। ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसमें? राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक ना? अब ये देखिए, राज्यसभा कैसा सदन है ये भी आप जानिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। कैसा सदन है बताइए? हाँ, वेरी गुड। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। ठीक। और राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उच्च सदन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है राज्यसभा को? उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठ सदन कहा जाता है, वरिष्ठ सदन। और क्या कहा जाता है राज्यसभा को? तो और बोला जाता है द्वितीय सदन। कैसा? द्वितीय सदन। फिर और राज्यसभा कहा जाता है अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा किस किस नाम से जानते हैं? अस्थाई सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन और द्वितीय सदन के नाम से राज्यसभा को जानते हैं। ठीक। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक, याद रखिए, अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। ठीक। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक ना? अब देखिए, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं, इसके राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का कौन? सभापति, राज्यसभा का उप सभापति, ये भी पदाधिकारी होते हैं, और राज्यसभा का महासचिव, ये भी राज्यसभा के पदाधिकारी, महासचिव पदाधिकारी होते हैं। ठीक। अब एक समझ लीजिए आप इतना। अब देखिए, राष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी मैं बताया हूं। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देखिए, राज्यसभा का न तो सदस्य होता है और न ही वह लोकसभा का सदस्य होता है, फिर भी संसद का यह अंग होता है। ठीक ना? राज्यसभा का न तो राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, न ही राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, फिर भी यह संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग माना जाता है। तो कैसे अभिन्न अंग माना जाता है? देखिए, पूरे देश के लिए कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। पूरे देश के लिए कानून का निर्माण। ठीक। अर्थात पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करने में
संसद के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए, पूरे देश के लिए कानून का निर्माण किया जाएगा तो वह पूर्व विधेयक लाया जाता है। यदि वह विधेयक लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में पारित होकर वो फिर राज्यसभा में आता है, यहां से पारित होकर फिर यहां आएगा और यहां से राज्यसभा से पारित होकर के वह राष्ट्रपति के पास आता है। और जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तब तक वह विधेयक कानून का रूप नहीं धारण करता है। ठीक, तो इसलिए कानून लोकसभा और राज्यसभा भले पारित कर दिया हो, लेकिन राष्ट्रपति जब तक उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तब तक वह कानून का रूप धारण ही नहीं करता है। अब देखिए, विधेयक जब पारित होने के बाद मान लीजिए कोई कानून बनाना है और लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा भी पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति यदि उसको पारित नहीं किया, उस पर स्वीकृति नहीं दिया, राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए संविधान के द्वारा समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वो 2 वर्ष के अंदर वो कर दे, अपनी स्वीकृति दे दे, या 10 दिन के अंदर स्वीकृति दे दे, ऐसा कहीं निर्धारित नहीं है। ठीक, तो वो चाहेगा राष्ट्रपति तो उसको विधेयक को रखे इसी तरह से समाप्त भी कर सकता है। ठीक, जिसको कहते हैं कि वीटो का अधिकार। वीटो का अधिकार राष्ट्रपति को बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह उसकी शक्ति होती है। ये क्या होता है? देखिए, वीटो का अधिकार के तहत वह लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित यदि विधेयक है, वह विधेयक साधारण विधेयक है, तो ऐसे विधेयक को क्या करता है? वीटो के अधिकार के प्रयोग करके वह विधेयक को पूरा समाप्त कर देता है। समझ लीजिए कैसे समाप्त करता है। देखिए, वीटो के अधिकार वह शक्ति है राष्ट्रपति को कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा में, जब विधेयक साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा में वो विधेयक पारित हो गया और राज्यसभा में आया, राज्यसभा भी पारित कर दिया, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आया, तो राष्ट्रपति द्वारा न तो ऐसे विधेयक पर स्वीकृति देता है, न ही उसे अस्वीकार करता है, और न ही ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। वह विधेयक पर चुपचाप मौन धारण किए रहता है, न हाँ बोलता है, न ना बोलता है, न लौटाता है, और इस तरह से वह विधेयक रखे समाप्त हो जाता है। अनिश्चित काल के लिए वो टाल देता है, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसको बोलते हैं, राष्ट्रपति को कौन सा पावर? राष्ट्रपति को बोलते हैं पैकेट वीटो। ठीक ना, पैकेट वीटो का अधिकार बोला जाता है, ये राष्ट्रपति को प्रदान है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो की शक्तियां प्राप्त है। एक अत्यंतिक वीटो, फिर दूसरा होता है अत्यंतिक वीटो के बाद निलंबनकारी वीटो, फिर है तीसरा पैकेट वीटो। पैकेट वीटो को ही जेबी माने जेबा, पैकेट वीटो को ही जेबी वीटो भी कहा जाता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति के बारे में समझ गए आप। राष्ट्रपति देश का, समझ लीजिए एक बार, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक, राष्ट्र की एकता, चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था में शासन सत्ता के 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। ठीक, तो भारत में नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान भी होता है, राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान भी होता है। ठीक, किंतु सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से संघ की सारी शक्तियां, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कामों में सहायता व सहयोग करने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, उसके परामर्श पर ही राष्ट्रपति काम करेगा। ठीक, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मतलब अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, अर्थात वे अपने पद पर तभी तक बने रहेंगे जब तक लोकसभा का उनका बहुमत प्राप्त होता है। अब आगे आइए, राष्ट्रपति के विषय में थोड़ा जान लीजिए। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक, राष्ट्रपति देश का कौन सा प्रधान होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में कहा गया है राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सारी शक्तियां, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित भी करता है,
और राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन को आहूत भी करता है। संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को, ठीक। किंतु लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? तो आप बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। किंतु लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के रुके रहिए थोड़ा सा। किंतु लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? तो बताएंगे कि लोकसभा उपाध्यक्ष करता है इसके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जिसको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझ लीजिए कि धन विधेयक को केवल कहां प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? तो सरकार के केवल मंत्री ही लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा के संबंध में राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकता है। उसके बाद 14 दिन के बाद यदि वो नहीं पारित करता है तो अपने आप पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है और न ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिश करके उसे लोकसभा को लौटा सकता है। सिफारिश, अब वो उसके सिफारिश स्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उसकी सिफारिश को उसको क्या बोलते हैं, वह उसकी सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे। अब आगे देखिए कि साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन के बारे में समझ लीजिए कि जो साधारण विधेयक होता है यह लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों में से किसी भी सदन में साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु जो धन विधेयक होता है उसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक, राज्यसभा में नहीं। और साधारण विधेयक को मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं लोकसभा में और गैर सरकारी सदस्य भी, मतलब जो गैर सरकारी सदस्य जो मंत्री नहीं है वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं साधारण विधेयक को। आगे देखिए, साधारण विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यक नहीं होती है, किंतु धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है और साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृति भी किया जा सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया भी जा सकता है, ठीक। किंतु धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, किंतु धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है। और अक्सर राष्ट्रपति धन विधेयक को अस्वीकार भी नहीं करता है, क्योंकि धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में वो राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वह धन विधेयक को भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये आप समझ गए इतने। अब देखिए, राष्ट्रपति को कई अधिकार हैं। संसद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किए? अब इस तरह से देखिए, कोई भी विधेयक लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो साधारण विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या करता है, उसको पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज देता है लोकसभा को एक बार विचार करने के लिए। किंतु लोकसभा यदि उसे दोबारा पारित करके मंत्रिमंडल लोकसभा में दोबारा पारित कराकर फिर राज्यसभा में दोबारा पारित कराकर राष्ट्रपति के पास भेजता है साधारण विधेयक को, तो दूसरी बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर स्वीकृति प्रदान ही करना पड़ता है, ठीक। किंतु धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित कर दी गई है। अब आगे आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के काम को कौन देखता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के कामों को लोकसभा उपाध्यक्ष देखता है, ठीक। वह पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक, उसी तरह से देखिए राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति होते हैं। राज्यसभा के दो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। तो जब राज्यसभा का सभापति होता कौन है, तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो जब राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है, राज्यसभा के अध्यक्षता कौन करता है, सभापतित्व काम कौन करता है, तो राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक, तो वो जो उप सभापति होता है वो सामान्य सदस्य की भांति रहता है, किंतु जब राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति जब अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देता है, तो तब जो उप सभापति होता है वह पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। और यदि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए यदि प्रस्ताव विचाराधीन है ऐसा, तो ऐसी परिस्थिति में भी राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं करेगा। तब पीठासीन अधिकारी के रूप में काम कौन करेगा, तो आप बताएंगे। तब पीठासीन अधिकारी के रूप में जब काम करेगा वो राज्यसभा का उप सभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। ठीक, दो चीज और समझ लीजिए कार्यकाल के विषय में। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, और सभी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का ही होता है सभी सदस्यों का कार्यकाल। ठीक, राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। अब देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में उनके क्या करता है, दोनों राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है। ठीक, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को विघटित भी करता है, लोकसभा को भंग भी करता है। यदि प्रधानमंत्री समय से पहले चुनाव कराना चाहता है तो वो क्या करता है, भंग कर देता है। तो ये आप समझ गए कि लोकसभा और राज्यसभा के विषय में और राष्ट्रपति के विषय में। ठीक, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो राज्यों का तात्पर्य यहाँ राज्यों का तात्पर्य किसका है, राज्यों से तात्पर्य यहाँ केंद्र शासित प्रदेश से भी है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यसभा यहाँ मैं लिख दिया हूं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यों का तात्पर्य एक यूपी बिहार महाराष्ट्र हरियाणा राज्य से तो है ही, किंतु राज्यों का तात्पर्य संघ राज्य क्षेत्रों से भी होता है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक ना, तो इस तरह से आप इतना समझ गए होंगे अब हमें उम्मीद है। अर्थात थोड़ा सा और आपको बता दें कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति यदि बदल जाता है तो राज्यसभा का सभापति भी बदल जाता है। ठीक, और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो किस प्रकार होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो उस निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक उस किसके द्वारा होता है, तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक, और जिसमें राष्ट्रपति को जीतने के लिए जो प्रत्याशी खड़े होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उनको एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। वह न्यूनतम कोटा 50% से अधिक होता है। अर्थात 50% से भले ही एक ही मत अधिक हो, वोट अधिक हो, लेकिन 50% से अधिक होती है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक जो निर्वाचक मंडल के मेंबर होते हैं सदस्य, वो जितने राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्याशी खड़े होते हैं वो सारे, जैसे 5 प्रत्याशी खड़े हो गए तो 5 प्रत्याशियों को वोट देते हैं, मत देते हैं अपना, किंतु वरीयता क्रम में देते हैं। जैसे 5 व्यक्ति खड़े हैं तो 5 में ए बी सी डी ई है, तो ई को अगर उनकी इच्छा है कि निर्वाचक मंडल के मेंबर को कि हम ई को कोई देगा, ई को प्रथम वरीयता में देंगे तो प्रथम वरीयता में दे दिया, डी को उसको इच्छा है कि द्वितीय वरीयता में दे, और ए को इच्छा है कि तृतीय वरीयता में, तो उसको तृतीय वरीयता में वोट दिया जाता है। तो इस तरह से प्रथम राउंड की जो मतगणना होती है, फर्स्ट वरीयता की मतगणना होती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि प्रथम राउंड की मतगणना में फर्स्ट वरीयता वाले 50% से अधिक व्यक्ति कोई पा गया वोट, तो वही उसी को विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। आपके दिमाग में एक चीज और चलता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति सदस्य होते हैं जो भाग लेते हैं। आप ये भी याद रखिए, जानिए
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, और वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक, अब देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन नहीं, अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो कौन भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, और राष्ट्रपति को कैसे हटाया, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। जब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को एक महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। जो महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से लिया गया है, हाँ, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान के विरुद्ध कोई काम करता है, तब इसको हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में कार्रवाई की जाती है। यदि लोकसभा में हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जाता है, तो कम से कम 1/4 सदस्यों को, लगभग 25% सदस्यों का 1/4 सदस्यों को यदि लोकसभा लगाती है तो 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर सहित लोकसभा अध्यक्ष को पेश करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। किंतु महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित भी करना पड़ता है। ठीक, यदि राज्यसभा आरोप लगाती है तो उसको भी ऐसा ही करना पड़ता है। राज्यसभा कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है जो महाभियोग लगाते हैं। ठीक, और इसके भी पहले राज्यसभा को राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। और यदि महाभियोग लगाया गया तो दोनों सदस्यों द्वारा पृथक पृथक 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है हटाने के लिए। यदि प्रस्ताव पारित हुआ उस दिन से राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरे हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। संसद के दोनों सदनों की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 83 में है। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 86 में क्या उल्लेख है, तो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार है। सदनों को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वह जब लोकसभा का देखिए, जब लोकसभा का निर्वाचन होता है और निर्वाचन की तिथि से पहली बार जब बैठक होता है, तो उस पहली बार बैठक के जो संबोधित करता है पहली बैठक, वह राष्ट्रपति ही करता है, लोकसभा राज्य को संबोधित करता है। ठीक, और जो प्रत्येक संसद के 3 सत्र होते हैं, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन, तो इसका कोड है बमासी, बजट सत्र, मा से मानसून सत्र, और सी से शीतकालीन सत्र। ठीक, तो संसद का जो पहला सत्र प्रारंभ होता है उसका भी संबोधन पहले सबसे पहले कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है संबोधित। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है अनुच्छेद 87 के तहत अब अभिभाषण प्रस्ताव करता है, और अनुच्छेद 88 के तहत सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। सदनों के संबंध में मंत्रियों का, यदि कोई मंत्री है वो लोकसभा का मेंबर है तो उसको राज्यसभा में भी बोलने का अधिकार है, बोल सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। और महान्यायवादी है, महान्यायवादी होता कौन है, तो महान्यायवादी भारत सरकार है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। ठीक, जो महान्यायवादी की क्या योग्यता होती है, तो महान्यायवादी की वही योग्यता होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, वही योग्यता भारत के महान्यायवादी की होती है, जिसकी नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में व्यवस्था की गई है, आप समझ गए होंगे। और तो ये महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा में इसको बोलने का अधिकार है, लोकसभा में अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, राज्यसभा में भी बात रख सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है। ठीक, अधिकार है इसका बोलने का। लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है महान्यायवादी, फिर भी इसको बोलने का अधिकार है, किंतु लोकसभा और राज्यसभा में ये इसको मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है। आप ये समझ गए होंगे महान्यायवादी के अधिकार। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, देखिए राज्यसभा के
में दो पदाधिकारी के रूप में ये विशेष रूप से होते हैं, सभापति तथा उपसभापति। तो सभापति क्या करता है, राज्यसभा का सभापति, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। और उपसभापति, जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को चुनती है, जिसका उपसभापति को चुनती है। और लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, देखिए लोकसभा के दो पदाधिकारी के रूप में विशेष रूप से यही होते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है तो इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का जो चयन होता है लोकसभा अपने सदस्यों में से ही चयन करती है। तो इस तरह से आप समझ गए संसद के विषय में। संसद क्या है, एक बार और वो रिवाइज कर देना। वह संस्था जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है उसे ही संसद कहा जाता है। ठीक, संसद क्या है, संसद किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह संस्था जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है, पूरे देश के लिए अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों के लिए और पूरे राज्यों के लिए उसका जो कानून का निर्माण करती है, मतलब पूरे देश के लिए जिस संस्था के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है उससे ही संसद कहते हैं, जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, 3। और संसद का अभिन्न अंग किसको कहते हैं, तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को कहते हैं, संसद का अभिन्न अंग बोलते हैं। ठीक, और संसद के सदन कितने हैं, तो बताएंगे संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इतना आप समझ गए होंगे। अब काफी रात हो चुकी है, इसके साथ अब समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अब आपके साथ फिर से मिलेंगे। अब बंद कीजिए।